कभी कभी प्यार पागलपन की उस हद तक पहुंच जाता है जहां इंसान अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन अगर वही प्यार धोखे में बदल जाए तो नतीजा मौत भी हो सकती है। ये कहानी है सेजल और हिमांशु की, दो दिलों की जो एक वक्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन फिर एक दिन वो प्यार नफरत में बदल गया और उस नफरत ने एक जवान जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 21 साल का हिमांशु सिंह सुल्तानपुर की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में अपनी मां प्रतिमा सिंह और बड़े भाई शिवेंद्र के साथ रहता था। 3 दिसंबर 2020 की शाम 6:30 बजे उसे किसी का फोन आया और वो घर से निकल गया। फिर वो लौटकर कभी नहीं आया। रात भर उसका फोन बंद रहा। सुबह तक परिवार परेशान हो गया। 5 दिसंबर को भाई शिवेंद्र मामा विवेक सिंह के साथ शहर कोतवाली पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस हर एंगल से तलाश में जुट गई। 3 दिन बाद 8 दिसंबर को बाराबंकी के लोनी कटरा थाने से एक खबर आई। एक नग्न लाश जो 4 दिसंबर को नाले से बरामद हुई थी। जब फोटो भेजे गए तो भाई और मामा ने पहचान कर ली। वो लाश हिमांशु की ही थी। लेकिन क्यों और कैसे मारा गया हिमांशु? शुरू होती है एक खौफनाक, चौंकाने वाली साजिश की परत दर परत खुलती सच्चाई। आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अंत में आपको एक बड़ी सीख मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर की शहर कोतवाली के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहती थी प्रतिभा उपाध्याय। प्रतिभा का विवाह 19 साल पहले बड़ियाबीर में रहने वाले प्रदीप मिश्रा से हुआ था। प्रदीप मिश्रा होम्योपैथी के डॉक्टर थे। विवाह के साल भर बाद ही प्रतिभा ने एक खूबसूरत बेटी सेजल को जन्म दिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। सन 2007 में प्रतिभा ने प्रदीप से किसी बात से खफा होकर तलाक ले लिया और बेटी सेजल के साथ शास्त्री नगर मोहल्ले में रहने लगी। प्रतिभा ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी। इस पर उसे अच्छी कमाई होती थी। मां बेटी का रहन सहन काफी अच्छा था। प्रतिभा हाई सोसाइटी की महिलाओं की तरह ही जीन्स टी शर्ट पहनती थी। हाथ में महंगा मोबाइल होता था। रहन सहन और काम के चलते प्रतिभा का हर तरह के लोगों से संपर्क रहता था। वह किसी के दबाव में नहीं आती थी। समय के साथ सेजल जवान हो गई। उसने इंटर तक पढ़ाई कर ली थी और आगे पढ़ने की तैयारी कर रही थी। गोरे रंग की सेजल बहुत ही खूबसूरत थी। गली मोहल्ले का हर युवक उससे नजदीकी बढ़ाने को बेकरार रहता था। पिता के बिना मां के साथ रहते हुए सेजल भी काफी खुले मिजाज की हो गई थी। मां के तौर तरीके और रंग ढंग देखकर वह भी उसी रंग में ढल गई थी। उसके जो मन में आता करती। वह अपने सपनों के राजकुमार के इंतजार में पलकें बिछाए बैठी थी। हिमांशु सिंह बाराबंकी के गांव जंगरा बसावनपुर का रहने वाला था। उसका एक बड़ा भाई था शिवेंद्र। हिमांशु के पिता का नाम प्रदीप सिंह और मां का नाम प्रतिभा सिंह था। प्रदीप खेती किसानी का काम करते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। भाई बना सहारा। पति की मानसिक स्थिति ठीक न होने पर प्रतिभा सिंह अपने दोनों बेटों को साथ लेकर सुल्तानपुर अपने भाई विवेक सिंह के पास आ गई। विवेक सिंह सरकारी नौकरी करते थे और गोलाघाट क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने अपनी बहन और भांजों को सहारा दिया, उनकी परवरिश में मदद की। शिवेंद्र ने मुरादाबाद स्थित एक इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। वह काफी स्मार्ट था। खूबसूरत युवतियों में उसका काफी लगाव था। जब हिमांशु और उसका भाई शिवेंद्र अपने दम पर कुछ करने के काबिल हुए तो विवेक सिंह ने उन्हें पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक मकान रहने के लिए दिला दिया। उनका सारा खर्चा विवेक सिंह ही उठा रहे थे। हिमांशु की सेजल से मुलाकात मार्केट में शॉपिंग करते समय हुई थी। पहली ही नजर में सेजल उसे दिल ले बैठी। उधर हिमांशु भी उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया था। उस पहली मुलाकात में दोनों के बीच कोई संवाद शुरू नहीं हो सका, मगर सेजल मार्केट से घर लौटकर भी हिमांशु को भुला नहीं पाई। उस रात वह हिमांशु के बारे में ही सोचती रही। हिमांशु से हुई उस पहली मुलाकात के बाद सेजल खोई खोई सी रहने लगी थी। अब उसे बेसब्री से इंतजार था हिमांशु से अपनी मुलाकात होने का, ताकि वह अपना हाल दिल बयां कर सके। पहली मुलाकात के 2 हफ्ते बाद एक दिन उसी मार्केट में उसे हिमांशु दिखाई दे गया। हिमांशु को देखते ही उसके दिल के तार झंझना उठे। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब तक हिमांशु की निगाह भी उस पर पड़ चुकी थी। वह धड़कते दिल से बस सेजल को ही घूरे जा रहा था। कुछ पलों तक यह घूरने का सिलसिला चलता रहा। फिर हिमांशु सेजल के पास आया और बेहद मीठे लहजे में झिझकते हुए बोला, माफ कीजिए, क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूं? जी हाँ, कीजिए। क्या बात करना चाहते हैं? सामने रेस्टोरेंट में चलकर एक एक कप चाय पीते हैं, वहीं बातें भी हो जाएंगी।
अच्छा आइडिया है, चलिए, सेजल ने उतावले मन से कहा। दोनों कुछ कदमों की दूरी पर स्थित रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया। दोस्ती हुई तो फोन पर बात करने का सिलसिला शुरू हो गया। सेजल के मोबाइल पर हिमांशु के फोन कॉल्स आने लगे। दोनों कई कई घंटे बात करते, मगर फिर भी दिल नहीं भरता। अब हिमांशु प्रतिभा की गैर मौजूदगी में सेजल के घर भी आने आने जाने लगा। एक दिन जब हिमांशु सेजल के घर आया, तो हिमांशु ने सेजल को बाहों में भरकर उसके होंठों को चूम लिया। अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। तुमसे एक पल भी अलग होने को दिल नहीं करता। तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वह तो मैं करूंगा ही यार, मगर शादी के बाद रोमांस का मजा किरकिरा हो जाता है। इसलिए सोचता हूं कि पहले जी भरकर सैर सपाटा और मस्ती कर ली जाए, फिर शादी की बात सोचेंगे। प्रेमी हिमांशु के मनोभावों को जानकर सेजल प्रसन्नता से खिल उठी। उसे हिमांशु दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नजर आने लगा। कुछ दिनों बाद सेजल का जन्मदिन था। उस दिन सेजल ने हिमांशु के सिवाय किसी को इनवाइट नहीं किया, यहां तक कि अपनी खास सहेली हिमानी को भी नहीं बुलाया। मिल गए हिमांशु और सेजल तन्हा कमरे में, दो जवां दिल, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। ऐसे में मन भटकते कितनी देर लगती है। फिर हिमांशु ने सेजल को बाहों में भींचकर प्यार करना शुरू कर दिया, लेकिन सेजल ने किसी तरह खुद पर काबू किया और हिमांशु को भी बेकाबू होने से रोक लिया। दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर सेजल ने हिमांशु के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर एक पोस्ट डाली, जिसमें हिमांशु के साथ एक सेल्फी में दिख रही थी। उसमें उसने हिमांशु से अपने प्यार का इजहार किया था और अपने रिलेशनशिप के 2 साल 7 महीने पूरे होने पर खुशी जताई थी। ये पोस्ट सेजल के मित्रों के अलावा और अन्य लोगों ने भी देखी। ये बात सेजल की मां प्रतिभा तक भी पहुंच गई। प्रतिभा ने सेजल से बात की और उसे गुस्से में डांटा भी। लेकिन कुछ सोचने के बाद प्रतिभा ने सेजल को समझाया, मानती हूं कि तू उम्र के उस दौर से गुजर रही है जहां किसी भी लड़के के प्रति आकर्षित हो सकती है, लेकिन एक सच यह भी है कि उम्र के इस दौर में दिमाग से ज्यादा दिल से काम लिया जाता है। जैसे तूने सिर्फ अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। दिमाग की सुनती तो तू उसे अपने लिए नहीं चुनती। मोम, हिमांशु में क्या खराबी है? गुड लुकिंग है, हैंडसम है, मेरी उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। सेजल ने खुश होते हुए अपने दिल की बात बता दी। बेटा, केवल खूबसूरती और प्यार से जिंदगी में काम नहीं चलता। अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने के लिए आमदनी का अच्छा जरिया होना चाहिए, जो उसके पास नहीं है। न नौकरी, न काम धंधा, और न ही रहने का खुद का कोई ठिकाना। ऐसे में वह तुझे क्या खुश रखेगा? पहले नहीं सोचा था। मां की बात सुनकर सेजल सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी कि उसकी मां कह तो सही रही हैं। प्यार के रंग और जोश में वह यह कुछ सोच ही न सकी कि आगे कैसे उसके साथ जिंदगी कटेगी। ऐसे में उसने हिमांशु से दूर होने का फैसला कर लिया। अब वह हिमांशु से कटने लगी, जबकि हिमांशु उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। सेजल उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, नहीं, लेकिन हिमांशु उसका पीछा छोड़ने को ही तैयार न था। तब प्रतिभा एक दिन हिमांशु के घर पहुंच गई। उसने हिमांशु की मां को न सिर्फ अपने बेटे को समझाने की हिदायत दी, बल्कि काफी भला बुरा भी कहा। इसी दिन हिमांशु के घर वालों को उसके प्रेम संबंधों का पता चला। मां ने हिमांशु को समझाया भी कि वह सेजल से दूर रहे, लेकिन प्यार में आकंठ डूबा हिमांशु सेजल से दूर होने की सपने में भी नहीं सोच सकता था। हिमांशु के पीछा न छोड़ने पर मां बेटी उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचने को मजबूर हो गई। डॉक्टर प्रदीप ने प्रतिभा से तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली थी, एक बेटा भी था। लेकिन इधर कुछ समय से वह फिर से प्रतिभा से मिलने उसके घर आने लगा था। रोजाना 1-1.5 घंटे वह प्रतिभा के घर रुकता था। प्रदीप को भी हिमांशु के बारे में पता था। वह भी उससे काफी गुस्सा था। प्रदीप और प्रतिभा का एक प्रॉपर्टी डीलर काफी करीबी था। उसका नाम गुफरान अख्तर था और शहर कोतवाली के चौक मोहल्ले में रहता था। दोनों ने गुफरान से बात की और उससे हिमांशु को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। गुफरान का एक साथी था, वाहिद खान। वाहिद चांदा थाने के अंतर्गत कोथरा गांव में रहता था। वह चांदा थाने का हिस्ट्री शीटर था। गुफरान ने वाहिद से बात की और उसे प्रदीप और प्रतिभा से मिलाकर पूरी डील फाइनल करा दी। हत्या की सुपारी की रकम 50,000 रुपए तय हुई, जो काम होने के बाद दी जानी थी। हिमांशु की हत्या करने का पूरा ताना बाना बुना गया। इसमें प्रतिभा ने अपने नौकर सद्दाम को भी शामिल कर लिया। 3 दिसंबर 2020 की शाम सेजल ने फोन करके हिमांशु को अपने घर बुलाया कि उसके मम्मी पापा उससे बात करना चाहते हैं। हिमांशु अपने दोस्त के साथ प्रतिभा के घर पहुंचा। करीब 6:45 बजे वह दोस्त को बाहर खड़ा करके अंदर चला गया।
वहां प्रदीप, प्रतिभा, सिजावल, गुफरान और वाहिद मौजूद थे। बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान ही वाहिद ने पीछे से लोहे के पाइप से हिमांशु के सिर पर प्रहार किया। प्रहार इतना तेज था कि हिमांशु के मुंह से चीख भी न निकल सकी। फिर ताबड़तोड़ से शरीर पर कई प्रहार करके वाहिद ने हिमांशु की हत्या कर दी। बाकी सभी उसकी हत्या अपनी आंखों के सामने होते देखते रहे। हिमांशु को मारने के बाद उसके कपड़े उतारकर सद्दाम को पहनाए गए। हिमांशु की तरह ही वेशभूषा बनाकर उसकी ही तरह सद्दाम रात 8:22 पर घर से निकला, जिससे लगे कि हिमांशु घर से निकला है। सभी को पता था कि बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनमें हिमांशु की घर में आते हुए फोटो कैद हुई होगी। ऐसे में उन पर ही पुलिस का शक जाएगा। इससे बचने के लिए ही यह रास्ता अपनाया गया। देर रात वाहिद ने अपनी स्कोडा कार में हिमांशु की नग्न लाश डाली। फिर गुफरान के साथ कार से बाराबंकी के लूनी कटरा थाना क्षेत्र के अखैयापुर गांव के पास एक नाले में हिमांशु की लाश फेंक दी और वापस आ गए। अगले दिन वाहिद को अपनी तय सुपारी की रकम भी मिल गई। लेकिन तमाम होशियारी के बाद भी उन सब का गुनाह कानून की नजर में आ ही गया। आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रदीप को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 19 दिसंबर को इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने गुफरान अख्तर और वाहिद खान को नगर कोतवाली के पयागीपुर चौराहे से उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब दोनों स्कोडा कार से कहीं भागने की फिराक में थे। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप और स्कोडा कार बरामद हो गई। उन दोनों ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। आवश्यक पूछताछ के बाद गुफरान और वाहिद को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक प्रतिभा, सेजल और नौकर सद्दाम पुलिस की पकड़ से दूर थे। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। उन तीनों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया था। हिमांशु तो अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसकी कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो प्यार में आंख मूंद कर भरोसा कर बैठता है, और हर उस इंसान के लिए चेतावनी जो रिश्तों को तोड़कर गुनाह की राह चुनते हैं। पूरी कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित है। आज की स्टोरी यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।